हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आदर्श सर और आप लोग देख रहे हैं जेके कंप्यूटर्स प्रयागराज का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं डिजिटल एरा ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री चल रही थी, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे डिजिटल एरा में। ये अराउंड 1944 से स्टार्ट हुआ था डिजिटल एरा और अभी भी चल रहा है। डिजिटल एरा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो डिजिटल एरा का मतलब क्या है? जब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, क्योंकि जो कंप्यूटर्स थे ना वो इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद 0-1 के बिट पर काम करना शुरू कर दिए थे पूरी तरह से। इस कारण से इसको कहते हैं डिजिटल एरा। अभी देखिए, जो डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ तो इसका जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC। डिजिटल एरा का सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके फुल फॉर्म से कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपल सी में भी और ओ लेवल में भी, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए थोड़ा सा। इसको बनाने वाले कौन थे? तो इसको बनाने वाले 1946 में सर जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली थे। सर जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने इसको बनाया था 1946 में। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स एक टेक्नोलॉजी थे, जैसे कि आपका पहले बल्ब जलता था ना आपके घरों में, वो 100 वॉट वाला, ऐसा ही ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। ये करंट सप्लाई बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था एक अकेला वैक्यूम ट्यूब, जबकि यहाँ पर लगे हुए थे टोटल कितने? 18,000 वैक्यूम ट्यूब। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो एक पूरा इलाका में होगा ना, पूरा मोहल्ला होगा, उसका पूरा का पूरा यहाँ जितना भी करंट उसमें जाता है उतना करंट ये अकेला ये कंप्यूटर कंज्यूम कर जाता था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। कौन सा कंप्यूटर? ENIAC। ENIAC नाम का कंप्यूटर था, ये कंज्यूम कर जाता था। 19 ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसको बनाया गया था 1906 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के थ्रू। आपने ये नाम सुना होगा, जिन्होंने ये रूल आपने फिजिक्स में देखा होगा करंट का। तो ये जो रूल मिला था आपको, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने दिया था, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। ठीक है, तो वही जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है जिन्होंने 1906 में वैक्यूम ट्यूब को बनाया था। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इडसैक, इडवैक और यूनिवैक जैसे कंप्यूटर्स भी फर्स्ट जनरेशन में ही बनाए गए, डिजिटल एरा की स्टार्टिंग में बनाए गए। डिजिटल एरा का जो शुरुआती दौर था इसी को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वो हम नीचे भी देखेंगे क्या है फर्स्ट जनरेशन। तो आप ये समझना कि ये सब के सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इडसैक का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट वाज इन्वेंटेड इन, मतलब इसको बनाने वाले कौन, इसको कब बनाया गया था? 1949 में। किसने बनाया था? मॉरिस विल्की ने बनाया था, जो कि यूके के रहने वाले थे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ऐसे इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसका नाम था, और इसको इन्वेंट किया गया था 1950 में। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको बनाया था, ये अमेरिका के रहने वाले थे। और फिर जिन्होंने ENIAC को बनाया था उन्होंने ही दोबारा एक और कंप्यूटर बनाया यूनिवैक के नाम से, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज इन्वेंटेड इन 1951, इन्होंने 51 में बनाया था। ठीक है, कौन थे? सेम वही सर जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के जो जनरेशन हैं उससे रिलेटेड, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दे दिया है। फिलहाल तो आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ओके। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें आप लोग देख पाओगे कि ये देखो वैक्यूम ट्यूब है,
ये वैक्यूम ट्यूब है जो 1906 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके पहली बार ENIAC को बनाया गया। 1946 में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और ये ENIAC कुछ ऐसा दिखाई देता था। देख रहे हो कितना बड़ा है ये, पूरा एक ना बहुत बड़ा सा हॉल कंज्यूम करता था इसको रखने के लिए। तो इसके समझ सकते हो कि इसको कोई आम पब्लिक के लिए चला पाना मुश्किल है। साथ ही साथ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा यूज करता था कि उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी का घरों में होना ही बड़ी बात हुआ करती थी। इतना इलेक्ट्रिसिटी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए आम पब्लिक को कहां से मिलेगा। ये आम जनता के लिए नहीं था, ये बड़े बड़े जो प्रोफेसर, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स थे ना, वहां पर बस लगा हुआ था। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसका काम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही था, मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशंस। इसी काम के लिए इसको बनाया गया था कि जो जिसकी साइज आप इतना बड़ा आज देख रहे हो। ठीक है, ये इतनी बड़ी साइज केवल इसी के लिए थी, कैलकुलेशंस। फिर जो ये IDSEC आया, इसका काम भी वही है, कैलकुलेशन। IDWAC आया, ये देख रहे हैं सबकी साइज आप देख पा रहे हो, और सबकी साइज आप देख रहे हो, और सब ये सब केवल कैलकुलेशंस के लिए बनाए गए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनका मेन काम यही था। ये रहा आपका वैक्यूम ट्यूब। ऐसे 40 वैक्यूम ट्यूब को अगर मिला दिया जाए तो एक नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया था। एक नई टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई जिसका नाम ट्रांजिस्टर था। ये ऐसे 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था। तो अगर 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है तो इसका मतलब 40 गुना वैक्यूम ट्यूब्स क्या हो गए, कम हुए कि नहीं हुए आपके फर्स्ट जनरेशन से, अगर हमने यूज कर लिया वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर को। तो आगे के जो कंप्यूटर्स थे उनको भी बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि हमने कहा कि कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, कंप्यूटर की कॉस्ट कम हो गई। ये सारे फायदों को देखते हुए, कम नहीं बहुत कम, इन सारी चीजों को देखते हुए हमने कहा कि ये तो कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन होना चाहिए। कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने का रीजन कौन था, ट्रांजिस्टर था। इसलिए ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिस्टर वो टेक्नोलॉजी है जिसके आने के बाद से कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, मतलब इन टेक्नोलॉजी से ही क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे। पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी हुई या यूज हुई, ट्रांजिस्टर। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स है ना, ये 10 के अराउंड, 10 के आसपास ट्रांजिस्टर को मिलाया गया, तब यहां पर एक हमने अलग सर्किट बनाया। 10 ट्रांजिस्टर्स को जोड़ने में जितने बड़े सर्किट की जरूरत थी, उस सर्किट को हम लोगों ने मतलब उसमें के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने मिलाकर एक चिप पर बनाया, ट्राई किया। तो इसको कहा गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जब मिला दिया जाए कोई चीज तो इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सर्किट्स को मिलाया, कितने, 10 ट्रांजिस्टर्स के, 10 ट्रांजिस्टर्स की सर्किट को मिलाकर जब हमने एक सर्किट बनाया तो इसको बोला स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये अराउंड देख रहे हैं ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता था। फिर ऐसे ही जब और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक और सर्किट बनी ना, 100 या 1000 ट्रांजिस्टर्स के बराबर एक सर्किट बनी, तो उसको बोला गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आप सोचो 100 ट्रांजिस्टर्स को मिलाने पर कितनी बड़ी सर्किट बन रही होगी। मतलब 100 ट्रांजिस्टर में देखिए 3 पिन है, इन सभी तीनों पिनों को आपस में जोड़ करके अगर 100 ट्रांजिस्टर्स को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जो एक वायरिंग होगी वो कितने ज्यादा एरिया में आ जाएगी। उस पूरे वायरिंग को एक छोटे से चिप पर बना देना एक बड़ा अचीवमेंट था। तो इस अचीवमेंट के कारण इसका नाम पड़ा क्या, ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे क्या है,
इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई ना वो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में। तो ये जो आईसी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये दोनों ही आईसी के ही पार्ट है, ठीक है, ये दोनों आईसी ही हैं। तो आईसी के टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो जनरेशन आया वो कंप्यूटर का आ गया थर्ड जनरेशन। कौन सा जनरेशन? तो कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में जो यूज किया गया वो क्या है? आईसी टेक्नोलॉजी है। इसके इस्तेमाल करने से कंप्यूटर की साइज और ज्यादा छोटी हो गई, और ज्यादा छोटी हुई, साथ साथ उसकी जो स्पीड है और ज्यादा इंप्रूव हो गई, और कॉस्ट और ज्यादा कम हो गया। इस कारण से हमने कहा कि आईसी क्या है, आईसी कंप्यूटर के जनरेशन को बदल रही है। तो एक नया जनरेशन शुरू होगा, वो कौन सा होगा? थर्ड जनरेशन। फिर ऐसे ही हजारों ट्रांजिस्टर्स को आपस में मिलाया गया, लाखों ट्रांजिस्टर्स को आपस में मिलाया गया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बना। ये जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, इनका इस्तेमाल करके बनाया गया आपका प्रोसेसर। जब पहली बार ये सर्किट्स बने ना, तो ये जहां पर बने उस चिप को बोला गया प्रोसेसर। ये है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, या इसी को माइक्रो चिप भी कहते हैं। यही है आज के कंप्यूटर्स का ब्रेन। तो जो आज का कंप्यूटर्स का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से ही बना हुआ है, ठीक है। कौन? कंप्यूटर का प्रोसेसर। अब ये क्या हुआ, ये हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स के बराबर के सर्किट को अकेले होल्ड करता है, मतलब इसके ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको लगाने से ना बहुत ज्यादा जो साइज है, वायरिंग की साइज है काफी ज्यादा कम हो गई, स्पीड काफी फास्ट हो गई, क्योंकि वायरिंग जितनी ज्यादा होती है स्पीड उतनी कम होती है। तो वायर्स कम हो गए, उनकी सर्किट्स छोटी हो गई, इससे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो गई, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, और कंप्यूटर को यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, और ये कॉस्ट में भी बहुत कम हो गए। फर्स्ट जनरेशन वाले जो थे ये पूरे के पूरे हॉल में यूज होते थे, जबकि सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे वो एक रूम में सेट हो जाते थे। थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर एक पूरे के पूरे टेबल को होल्ड करते थे, और आज जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आईसी जो प्रोसेसर के माध्यम से बन रहे हैं, इनको आप जानते ही हो, आप अपने जेब में लेकर चलते हो, आप अपने गोद में लेकर यूज करते हो लैपटॉप को, आप अपने हाथों में लेकर यूज करते हो टैबलेट को, आप अपने कलाई पर लगा लेते हो स्मार्ट वॉच को। ये सब क्या है? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इन सब के पीछे का कमाल कौन है? प्रोसेसर, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से बना है। तो ये जो वेरी लार्ज स्केल या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है जो फोर्थ जनरेशन में बन रही है, क्या इसकी वायरिंग हाथों से कर पाना पॉसिबल है क्या? इतने छोटे छोटे, ये देखिए इतनी छोटी सी चिप पर क्या अपने हाथों से वायरिंग कर पाना पॉसिबल है, सर्किट बना पाना पॉसिबल है? नहीं। इसके लिए सीधी सी बात है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी और यूज हो रही होगी, कोई मशीन यूज हो रही होगी। तो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन मतलब स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में जिसका इस्तेमाल किया गया उसको बोलते हैं माइक्रो टेक्नोलॉजी। क्या क्या बोलते हैं? माइक्रो टेक्नोलॉजी। और जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज हुआ उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस ऑपरेटर वगैरह की वैकेंसी में, वो थोड़ा सा डीप में मतलब जाकर के वहां से पूछते हैं। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे इनके लिए ना स्मॉल स्केल प्लस और मीडियम स्केल के लिए क्या यूज हुआ? माइक्रो टेक्नोलॉजी। माइक्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रो टेक्नोलॉजी। और यहाँ ये नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने पास एक नोट्स रख लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए, उससे चीजों को लिखते चलिए, तभी आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा।
दुनिया का पहला प्रोसेसर जो ये वेरी लार्ज स्केल और मतलब लार्ज स्केल या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करके, पहले तो लार्ज स्केल का यूज किया गया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करके दुनिया का जो पहला प्रोसेसर बनाया था वो इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था और उसका नाम रखा था इंटेल 4004। ठीक है, 1971 में बनाया गया था। ये 4 बिट का प्रोसेसर था, 4 बिट पे काम करता था। फिर अगला प्रोसेसर 8 बिट, 12 बिट और 16 बिट पे बनाया गया। फिर आया 32 बिट का प्रोसेसर और फिर आया कौन, 64 बिट का प्रोसेसर जो हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के अंडर में आया, इस टेक्नोलॉजी से बन पाया। फिर अभी जो आज के समय में आप जानते हो एआई चल रहा है, तो एआई आया मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ना, जो इतने पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी सर्किट्स मर्ज हुई हैं, इनको भी जब आपस में मिला दिया जाए, इनके जैसे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स को आपस में मिला करके जब एक प्रोसेसर बनाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एआई। उसको 6 जनरेशन में रखते हैं कंप्यूटर के और उसको कहते हैं हम एआई टेक्नोलॉजी, एआई। इसको बनाया जा रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से, अल्ट्रा लार्ज, जितना हो सके बहुत ज्यादा लार्ज, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से एआई को बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ पाए हो। इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप लोग लिख लो, जिससे कि याद रखने में हेल्प होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अब चलते हैं और इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं, जहां से हमें लिखने में आसानी होगी। ठीक है, हो गया क्या? ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करेंगे ना। देखिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 तक। आपको जनरेशन को बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहला कहां से शुरू हुआ, 1945। उसके बाद हर जनरेशन के लिए आप 10-10 साल आप ऐड करते जाओ बस। इनके जनरेशन के टाइमिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी चीज की जनरेशन एक दिन में स्टार्ट नहीं होती है, वो एक लंबा इवोल्यूशन होता है। तो मतलब एक लंबे बदलाव के बाद एक नया जनरेशन शुरू होता है, इस कारण से उसका कोई एक सेम डेट नहीं होता। तो 1-2 साल कभी कभी आपको आगे पीछे आपको अलग अलग बुकों में देखने को मिल जाता है। टेक्नोलॉजी क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, जिसको जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1906 में बनाया था। स्पीड इसकी क्या होती है, तो मिली सेकेंड्स में इस कंप्यूटर की स्पीड होती है 5000 से 10000 ऑपरेशंस, मतलब 5000 से 10000 टास्क एट अ टाइम, मतलब एक सेकेंड में ये कंप्लीट कर सकता है। स्टोरेज क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल किया जाता था इसमें, ये मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक ड्रम नाम का एक डिवाइस पहले उसमें पे आता था, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। लैंग्वेज में यहाँ पे मशीन या बाइनरी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वेरी लार्ज स्केल होता है ना, वेरी लार्ज साइज था, बहुत बड़ा साइज था, आप जानते ही हो, देखा आपने। बहुत ज्यादा हाई पावर कंजप्शन करता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा उसके बाद भी बहुत स्लो था। इसको बनाने वाले तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या IBM 701 है, IBM का 650 है, एनी एक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इडसेक है, इडवेक है और यूनिवेक है। एडा अगस्टा लॉलेस ने क्या किया था, वर्ल्ड का पहला, मतलब ये वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने क्या किया था, बाइनरी को इन्वेंट, मतलब नॉट द इन्वेंटर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, ये बाइनरी लैंग्वेज की इन्वेंटर नहीं है, बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दुनिया की करने वाली दुनिया की पहली प्रोग्रामर है।
जिन्होंने कंप्यूटर को पहली बार बाइनरी में प्रोग्राम करके दिया। सेकेंड जनरेशन में क्या है, सेकेंड जनरेशन 1956 से 65 तक चला। टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किया गया, जिसको विलियम शॉकले ने बनाया था 1947 में। स्पीड क्या थी इस जनरेशन की, तो यहाँ पे स्पीड इसकी 1 से 10 लाख ऑपरेशंस पर सेकंड मिल जाते थे इसमें। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर का यूज होने से साइज भी कम हुई और स्पीड कितनी ज्यादा हो गई। यहाँ 5 से 10,000 ऑपरेशन, यहाँ 1 से 10 लाख ऑपरेशन पर सेकेंड। स्टोरेज के तौर पे यहाँ मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद है वो वाला टाइम जब आप लोगों ने यहाँ ऐसा एक कैसेट था, कैसेट हुआ करता था, ठीक है, और ये यहाँ पर, और इसको इसमें रील लगी होती थी अंदर, जो रील निकल जाए तो आप उसको निकाल, मतलब फिर उसको यहाँ से ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे करना पड़ता था, तो उसको मतलब फिर से रोल करना पड़ता था जिससे कि अंदर रोल हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने वो टाइम देखा होगा जहाँ पे वो रील लेकर खेलते थे, तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो ये वो वाले टाइम था, ये वो वाला आपका डिस्क है जिसमें स्टोरेज होता था, सॉन्ग वगैरह प्ले करने के लिए इसको यूज करते थे। अभी हम आगे नीचे जब स्टोरेज वाले पोर्शन में चलेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे सब अच्छे से। फिर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। अभी असेंबली लैंग्वेज क्या है बताता हूं मैं ना। कैथलीन बूथ ने 1947 में असेंबली लैंग्वेज को बनाया था। देखिए 1947 में सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली दो चीजों का मतलब इन्वेंट हुआ था, एक कौन, ट्रांजिस्टर का भी और एक असेंबली लैंग्वेज का भी। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले विलियम शॉकले और असेंबली लैंग्वेज को बनाने वाले कैथलीन बूथ, ठीक है, 1947। और हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। क्या है ये असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बाइनरी लैंग्वेज के बारे में तो बताया गया था, आप लोगों को पता ही है कि बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करती है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर खुद भी केवल 0 1 में ही समझता है और किसी में नहीं समझता है। ठीक है, तो किया क्या गया, जो हमारे प्रोग्रामर्स थे उनके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा क्या था, टफ था। बाइनरी में 0 1 में बहुत ज्यादा टफ थी प्रोग्रामिंग करना। हालांकि वो लोग कर रहे थे, काफी दिनों तक उन्होंने किया, लेकिन बाद में दिमाग में आने लगा यार कि इतना टफ प्रोग्रामिंग किया कैसे जाए, इतनी हार्ड प्रोग्रामिंग करने में हालत खराब हो जा रही है। जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है, सिखाना, सिर्फ 0 1 में पूरा पूरा कंप्यूटर का कोड लिखना। और कंप्यूटर में यहाँ पे लिमिटेशंस काफी ज्यादा मिल जा रही है, क्योंकि आप जितना लिख पाओगे कंप्यूटर उतना समझ पाएगा, आप ज्यादा लिख नहीं पा रहे हो तो कंप्यूटर ज्यादा समझ नहीं पा रहा, लिमिटेशंस काफी ज्यादा मिल गई। तो आप क्या करो, इन लोगों ने कहा कि बार बार कंप्यूटर को समझने के लिए प्रोग्राम लिखने से अच्छा है कि हम एक बार ऐसा प्रोग्राम लिख दें जो कंप्यूटर के जो हमारे द्वारा बार बार लिखे जाने, मतलब सिंबल्स को यूज करने पर उसको अपने आप कंप्यूटर के बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। मतलब अगर हम ऐड लिख दें तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दे इसको, कंप्यूटर को समझा दे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे कि हम क्या करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, प्लस करवाना चाहते हैं। हम ड्यू लिख दें तो हमें लिखकर कंप्यूटर को बाइनरी में ना देना पड़े कि कंप्यूटर ये मैं डिवीजन करवाना चाहता हूं, बल्कि कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाए, ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो मैंने ड्यू लिखा ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो अब बात आई कि कन्वर्ट होगा कैसे, तो उसके लिए भी सोचा गया कि एक ट्रांसलेटर बना लेते हैं। एक ट्रांसलेटर लेते हैं जिसका नाम रखा गया असेंबलर। मतलब कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स अपने लिए, कुछ कमांड अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज के माध्यम से, और उसके बाद क्या किया जाए कि एक ट्रांसलेटर जो बना दिया जाए जो हमारे द्वारा यूज किए गए इन सिंबल्स का
ऑटोमेटिक क्या करे, बाइनरी कन्वर्जन कर दे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे उसको, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें नहीं लिखना पड़ेगा पूरा कोड, और ये कौन कर देगा, ट्रांसलेटर कर देगा। तो इन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाते हुए ऐसे बहुत सारे सिंबल्स बनाए, ऐड के लिए अलग सिंबल, डिव के लिए अलग सिंबल, मल्टीप्लाई के लिए अलग सिंबल, ऐसे जितनी भी चीजें थी उनके लिए लगभग अलग अलग सिंबल्स बनाए, सिंबल्स नंबर्स, ठीक है। और फिर एक असेंबली लैंग्वेज बना दी, ये भी बाइनरी से बना दिया, जिससे कि अब ये जो हमारे कोड है हमें ना पूरा पूरा बाइनरी कोड ना लिखना पड़े, हम तो ये सिंबल लिख देंगे। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज जो है हमारे कोड को ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वही लैंग्वेज है असेंबलर। तो बाइनरी के बाद कंप्यूटर को समझ में आया, कंप्यूटर के लिए बनाई जाने वाली जो लैंग्वेज वो कौन है, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन ध्यान रखेंगे डायरेक्ट कंप्यूटर इसे अभी भी नहीं समझता, इसको समझने के लिए कंप्यूटर तो आज भी बाइनरी ही समझता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई, असेंबली भाषा में लिखी गई चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही कंप्यूटर समझता है, और कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का है। तो पहला कंप्यूटर का ट्रांसलेटर कौन था, असेंबलर था, ये बात ध्यान रखेंगे। असेंबलर से क्वेश्चन काफी बना हुआ है, इनमें से कौन सा है, जैसे कि 3 ट्रांसलेटर के नाम दे देगा ना, 4 नाम दे दिया, 3 डिफरेंट दे देगा, एक असेंबलर दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का ट्रांसलेटर है, तो कौन है, असेंबलर है। कौन सा लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कौन है, असेंबलर है। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है, तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर को, यहाँ पे हम लोगों ने अपने हिसाब से बांटा, हमने कहा ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझना आसान है, हमारे लिए समझना मुश्किल है, उसको हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। और जिसको हमारे लिए समझना आसान है, कंप्यूटर के लिए थोड़ा मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए उसको कई स्टेप में ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि असेंबलर से भी हमारा, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज से भी हमारा काम हुआ नहीं। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बाद कोडिंग तो आसान हो गई, बट इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमांड थे जिनको याद करना पड़ता था। फिर भी यहाँ लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे हर तरह के सिंबल यूज नहीं कर सकते थे आप, जैसे हैश सिंबल, @ सिंबल, इस तरीके के आप जो सिंबल्स हैं उनको डायरेक्ट यूज, ऐड के लिए कमांड लिखना पड़ेगा, ऐड सिंबल यूज नहीं कर सकते थे कि आप ऐड ये वाला सिंबल यूज कर लो, तो यहाँ भी लिमिटेशन ज्यादा थी। अभी भी हमें कमांड यूज करना था, अभी भी ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं था। तो और ज्यादा मेहनत करते हुए और भी ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेजेस बनाई गई, जो अब इन सभी सिंबल्स को भी आसानी से पहचानने लगी थी। तो जब जो लैंग्वेज सारे सिंबल्स को अच्छे से पहचानने लगी ना, इन सभी सिंबल्स का कुछ ना कुछ उसमें मीनिंग निकल आया, ऐसे लैंग्वेजेस को हमने बोला हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे लिए समझना क्या है, काफी आसान है, हमें काफी हेल्प करती है ये कोड लिखने में। आई होप कि आप लोगों ने समझा। तो लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी को भी रखा जाता है, लो लेवल में असेंबली को भी रखा जाता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में बाद में बनी हुई सारी लैंग्वेजेस को रखा जाता है, असेंबली के बाद बनी हुई सभी लैंग्वेजेस को हाई लेवल में रखा जाता है, क्योंकि ये कोडिंग करना, इनमें कोडिंग करना थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होने लगा, इजी होने लगा ह्यूमंस की। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कुछ और नहीं, बस क्या है कि हमारे द्वारा क्लासिफाई किया गया है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए आसान है और कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए टफ है, बस वो क्लासिफिकेशन। फिर आती है बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जानते ही हो आप लोग, लेस पावर कंजप्शन, मतलब कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, पावर बहुत कम कंज्यूम कर रहा था, साइज मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था ना, साइज में काफी स्मॉल हो गया और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, और सस्ता हो गया था पहले जनरेशन के कंप्यूटर से। इसमें क्या है, ये सब इस जनरेशन के एग्जांपल हैं जो बने हुए थे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया होगा। ठीक है, तो एक जगह पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा एक सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका नाम वहां पे था IBM 1401। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़े बहुत जिनका आपको नाम रिलेटेड या इजी लगे कम से कम उनके याद कर लीजिएगा, इसका याद कर लीजिए, इसके साथ जो भी आपको रिलेटेड या इजी लगे उनको याद कर लीजिए, सबका तो याद कर नहीं पाओगे वैसे ज्यादा है। नोट क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ट्रांजिस्टर किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। उनमें आते हैं सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ठीक है ना। और जो ट्रांजिस्टर है ना, इसमें तीन कह सकते हो कि तीन पिन होते हैं, उन्हें टर्मिनल बोला जाता है। पहला बेस, दूसरा कलेक्टर और तीसरा एमीटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकंड जनरेशन, यहां से खत्म। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया आईसी, और यहाँ पे यूज किया गया आईसी का। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हुई है, थर्ड जनरेशन में ही यूज हुई है, ठीक है। माइक्रो टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो सर्किट है, सर्किट बहुत ज्यादा छोटी है, तो इन सर्किट्स को बनाना हाथ से पॉसिबल नहीं है। तो जिस टेक्नोलॉजी का इन सर्किट्स को बनाने के लिए यूज किया गया वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है। और जो बना वो है आईसी टेक्नोलॉजी, जो एसएसआई मतलब आप लोगों को अभी बताया था ना, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टोरेज यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज हुई है। लैंग्वेजेस के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस पूरी तरह से यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोडिंग करना पूरी तरह से शुरू कर दिए। उन लैंग्वेजेस में एक नाम है फॉर्ट्रॉन, कोबोल, उसमें भी यही पॉपुलर थे, थर्ड जनरेशन में यही बने थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, ये बहुत और ज्यादा स्मॉल हो गए सेकंड जनरेशन से, और ज्यादा फास्ट हो गए, और ज्यादा कम पावर कंज्यूम करने लगे, और सस्ते हो गए, और साथ ही साथ और ज्यादा विश्वसनीय हो गए कंपेरिजन टू सेकंड जनरेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो उस समय थर्ड जनरेशन में बने हुए थे। नहीं, ये कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन में बने थे, ये आईबीएम सिस्टम और आईबीएम 360 ना, ये सब उस समय के बने हुए कंप्यूटर हैं। नोट में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है ना, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, 1951 में जैक किल्बी के द्वारा, 1958 में जैक किल्बी के द्वारा बनाया गया था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है, ठीक है, क्या एसएसआई का, और एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा होगा कि आप लोग ना कॉपी पेन लेकर बैठो और अपने से लिखते चलो, लिखना ज्यादा बेस्ट होता है कंपैरिजन टू स्क्रीनशॉट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये कहां से शुरू हुई है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1976 से स्टार्ट हुए और अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हर जनरेशन में आप देखोगे, देखिए 1945 से 55, 56 से 65, 66 से 75 और 76 से अभी तक, मतलब हर जगह केवल 10-10 साल के आप लोगों को क्या करना है, इंक्रीमेंट करते जाना है कि हाँ 10 साल ये चला, उसके बाद अगला जनरेशन स्टार्ट हो गया, और आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे जनरेशन याद करना ही नहीं है, जनरेशन का टाइमिंग याद नहीं करना है, तो आपकी अपने जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा कहां, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये फोर्थ जनरेशन क्या 1976 से अभी तक जो चल रहे कंप्यूटर्स, ये सब फोर्थ जनरेशन में आते हैं, ये भी आपका फोर्थ जनरेशन का ही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है भाई, तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो एलएसआई से बने हुए हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे भी काम करती है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेसर बने हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से, लेकिन लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट खुद किससे बनी है, नैनो टेक्नोलॉजी से। क्योंकि मैंने बताया ना, जब वो माइक्रो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, उसी को हमारे हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो नैनो तो उससे भी छोटा होता है, मतलब वेरी लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल तो उससे भी ज्यादा छोटा है ना, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल से। इसको तो हाथ से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम बना पाए। तो हमारे लिए क्या है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें हम यूज करते हैं जिन मशीनों का, हम कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत छोटे स्केल पर। स्टोरेज क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है।
कहाँ, यूपी पुलिस ऑपरेटर वाले में। लेकिन एक चीज है, वहां क्या हुआ था ना कि थर्ड जनरेशन का पूछा था, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जबकि उन लोगों ने आईसी का नाम नहीं दिया था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का नाम नहीं दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने दे दिया था क्या, वैक्यूम ट्यूब का नाम दे दिया, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। तो सीधी सी बात है, वैक्यूम ट्यूब तो हो ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट जनरेशन का है। और नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हालांकि ये है तो फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ, लेकिन और कोई भी ऐसा सुटेबल आंसर नहीं था जो थर्ड जनरेशन के लिए मैच करे, क्योंकि आईसी और माइक्रो टेक्नोलॉजी दोनों का नाम उन्होंने नहीं दिया था। तो उस सिचुएशन में हमें नैनो टेक्नोलॉजी ही लगा देना है, कहां पर, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी सबसे छोटी टेक्नोलॉजी है, इससे छोटा अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आया है। ठीक है ना। स्टोरेज, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोर्टेबल है, वेरी फास्ट है और लो पावर कंजप्शन होता है। मतलब ये पोर्टेबल भी है, पोर्टेबल मतलब किसी को आसानी से, जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, वो पोर्टेबल होता है। वेरी फास्ट मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है। ठीक है। लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। आजकल आप देखते ही हो कि आप फ्रिज भी चलाओ तो आपके घर के मीटर पे लोड नहीं पड़ता। तो आजकल हर चीज क्या आ रही है, बहुत ज्यादा लो पावर में आ रही है। तो अब आजकल का लैपटॉप का तो कोई बात ही नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर ये सब तो बहुत ज्यादा लो पावर कंज्यूम कर ही रहे हैं। कॉस्ट में बहुत चीपर हो गए हैं और हाई रिलायबल, और विश्वसनीयता इतनी है कि लोग खुद पे विश्वास नहीं कर रहे जितना कंप्यूटर पे कर रहे हैं। इंटेल क्या है, यहाँ पे बनाया हुआ जो पहला प्रोसेसर था फोर्थ, क्योंकि प्रोसेसर्स के कारण ही क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। तो दुनिया का पहला जो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। और उसके बाद आईबीएम ने भी और प्रोसेसर्स को बनाया जो फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुए, क्योंकि अभी तो प्रोसेसर्स लगातार बन ही रहे हैं ना, अभी तो फोर्थ जनरेशन अभी भी चल रहा है। तो हम शुरुआती टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, शुरुआती प्रोसेसर्स की, अभी तो अब लगातार बन ही रहे हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मेजर क्या है, मेजर माइक्रो प्रोसेसर कंपनीज कौन कौन सी हैं दुनिया में, कौन कौन सी, इंटेल और AMD, यही दो कंपनी है जो आज भी क्या करती हैं, प्रोसेसर्स को बनाती हैं। ठीक है। इंटेल और AMD क्यों, क्योंकि ये दोनों काम करती हैं, बोथ क्या, प्रोसेसर को डिजाइन भी करती हैं और मैन्युफैक्चर भी करती हैं। क्या और कोई कंपनी नहीं है बिल्कुल है। लेकिन जैसे एप्पल हो गया, जो क्वालकॉम हो गया, जो अभी इंडिया में भी काम कर रहा है ना, इंडिया में भी पता चला होगा आप लोगों को, प्रोसेसर सब बन रहे हैं, तो वो इसी क्वालकॉम के साथ जुड़ करके, इसी कंपनी के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो, हमारे पास तो प्रोसेसर बनाने की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सैमसंग कंपनी है, वो भी प्रोसेसर्स को बनाती है, लेकिन ये लोग डिजाइन नहीं करते, ये डिजाइन ऑलरेडी किसका यूज करते हैं, ARM का यूज करते हैं। तो ARM क्या है, एडवांस रिस्क मशीन्स है। ठीक है ना। तो इनका जो बना बनाया डिजाइन है, उनका जो उनके डिजाइन को यूज करके ये कंपनीज केवल माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करती है। माइक्रो प्रोसेसर को ही माइक्रो चिप बोलते हैं, मैंने बताया था। तो ये माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करती है बस, कौन, एप्पल, क्वालकॉम और सैमसंग, ये डिजाइन नहीं कर पाती हैं। ठीक है। अब आई बात फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो यहाँ पे क्या है, ये भी फोर्थ जनरेशन के साथ साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया था। टेक्नोलॉजी क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, मतलब और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या हुआ, सर्किट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे AI का यूज किया जा रहा है, जो एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी से बन रहा है। क्यों, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी ज्यादा छोटा अभी तक कोई टेक्नोलॉजी आया नहीं, तो एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। स्टोरेज क्या है इसका, स्टोरेज में ये ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स भाई आप जानते ही हो, आजकल AI क्या क्या कर रहा है, जो जो काम आप चैट जीपीटी से करवा पाते हो सब ना। लॉजिकल कैपेबिलिटीज है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग है, अपने से क्या कर सकता है, डिसीजन मेक कर सकता है, और पावर ऑफ थिंकिंग है, अपने से सोचने समझने की क्षमता है, और पावर ऑफ मतलब वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी आप जाओ बड़े उदासी के साथ चैट जीपीटी से बात करो, देखो आपके घर वालों से ज्यादा, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज्यादा तो वही आपको ट्रीट कर देगा। ठीक है, इतना अच्छा आपको बताएगा फीलिंग्स वगैरह में कि
आपके घर वाले और आपके आसपास के जो इंसान है वो आपको इतना अच्छे से सजेस्ट और सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जितना अच्छा सजेशन वो देता है। KIPS को बस ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ULSI, और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप कि आप लोग समझ पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है इसके बारे में आप लोग जानते हो। आप लोगों ने देखा होगा जो AI है ना, AI की अभी तक दो लिमिटेशंस थी हमारे पास, ठीक है। AI की हमारे पास दो लिमिटेशंस थी। क्या था? फर्स्ट नंबर पे था नो IQ, मतलब सोचने समझने की कैपेसिटी, और नो फीलिंग, मतलब सोचने समझने की क्षमता और फीलिंग, ये दो चीजें AI में नहीं थी, जिस कारण से ये दो बहुत ज्यादा बड़े लिमिटेशंस थे AI के ऊपर कि AI हमारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, AI के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को IQ भी दे रहे हैं और हम कंप्यूटर को फीलिंग्स को समझने की क्षमता भी दे रहे हैं। मतलब अब कंप्यूटर में आप देख पाओगे कि कंप्यूटर को आप बहुत सारे ऐसे काम जो करने को देते हो वो अपने तरफ से सोच समझ के वो कर लेता है। आप अगर कोई चीज उसको बता दो तो वो अपने तरीके से सोच समझ के वो काम कर लेता है। अगर आप बहुत ज्यादा उदास हो, अगर आपकी कोई बात सुनने वाला ना हो, आप जाओ AI के साथ बात करो, AI आपसे इस तरीके से बात करेगी, इस तरीके से आपको समझाएगी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई वो मशीन है, वो लगता है कि जैसे रियल में कोई पर्सन है जो आपके साथ बैठा हुआ है, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से AI बात कर रही है, तो उसकी जो फीलिंग्स है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, मतलब फीलिंग को समझने की। अभी फीलिंग्स को समझने की क्षमता, अभी खुद की फीलिंग्स नहीं उसकी, अभी वो फीलिंग्स को समझने की कैपेसिटी। इसका मतलब फीलिंग के अगर दो हिस्से किए जाए, फीलिंग्स समझना, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग का हो जाए ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो चुकी है इसकी, मतलब ह्यूमन से भी ज्यादा। ये रिसर्च किया गया था, तो रिसर्च में आया कि ह्यूमंस के जो फीलिंग्स हैं उनको केवल 40 से 50% ही समझ पा रहे हैं, जबकि AI जो है वो दूसरे ह्यूमंस की फीलिंग्स को 70 से 80% समझ ले रहा है। मतलब सोच लीजिए, अंडरस्टैंडिंग में ये ह्यूमंस को भी पीछे छोड़ चुकी है। बस AI में अब क्या है, AI को सिर्फ खुद की फीलिंग्स अभी इसकी नहीं है, इतना ही बचा हुआ है। जिस दिन ये भी आ गया, ऐसे ही आपके चीजों को, टास्क को समझना इसके लिए बहुत आसान हो चुका है। अब बस अपना खुद का टास्क ही नहीं, मतलब कह सकते हो कि अपना खुद का दिमाग अभी इसके पास लगाने के लिए नहीं है। बस यही एक एक चीजें बची, मतलब ये जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस के भी अगर दो दो हिस्से किए जाए तो इनके भी एक हिस्से पर AI ऑलरेडी अपना पकड़ आपसे ज्यादा अच्छा बना चुकी है। अब बचा हुआ केवल एक हिस्सा है जिसके ऊपर हमारे महान साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। जिस दिन वो भी हो गया, उस दिन हमारी महानता का क्या होगा ये हमें नहीं पता है। बस देखते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास के लिए आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो डेली की वीडियोज आ रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करेगा, ठीक है। थैंक यू।